हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट में जो इश्यूज आते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्या उनके मेथड्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, तो जो भी इशूएंस आते हैं वो किन फॉर्म में आते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं वो इतने टाइप्स की होती हैं। तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं? वो या तो पब्लिक इशू के फॉर्म में आती हैं, या तो राइट इशू के फॉर्म में आती हैं, या तो बोनस इशू के फॉर्म में आती हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आती हैं। अगर हम बात करें पब्लिक इशू की, तो पब्लिक इशू जब भी लाई जाती है तो वो या तो आईपीओ के फॉर्म में आती है या तो एफपीओ के फॉर्म में आती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर और एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। राइट, वहीं पे प्राइवेट प्लेसमेंट हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू भी ला सकते हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू भी ला सकते हैं। तो ये बेसिकली प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू करने के टाइप्स हैं, उसके मेथड्स हैं। क्लियर है? समटाइम्स यही स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर्स बताइए कि जो सिक्योरिटीज इशू होनी है उनका क्या स्ट्रक्चरिंग है, तो वो भी आंसर हमारा यही फ्रेम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक एक इश्यूज़ को हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पब्लिक इशू क्या होता है। देखिए, इश्यूज़ जो किसके लिए लाए जा रहे हैं, पब्लिक के लिए लाया जा रहे हैं। और इश्यूज़ मतलब क्या हो गया, वो सिक्योरिटीज़ हो गई है ना, जिनको सेल करके कंपनीज कैपिटल रेज करने वाले हैं या इन्वेस्टर्स परचेज करने वाले हैं। क्लियर है? सो पब्लिक इशू क्या है, सबसे कॉमन वे है सिक्योरिटीज़ को इशू करने का जनरल पब्लिक को। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो कंपनीज होती हैं वो पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं और प्रॉस्पेक्टस इशू कर देती है, जिसके थ्रू उसी के बेसिस पे कैपिटल रेज होती है। मतलब उसी को परचेज करके इन्वेस्टर्स आपको कैपिटल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस पब्लिक इशू लाने के लिए जितने भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होते हैं। और सेबी बहुत सारी गाइडलाइंस देती है जिनको गवर्न करती है, मतलब जिनको ही ध्यान में रख के पब्लिक इशू को लाया जाता है। तो जिस कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी ही सारी गवर्निंग, इसकी गवर्निंग बॉडी होती हैं जो सारे इश्यूज़ को मैनेज कर रही होती है और मॉनिटर कर रही होती हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए पब्लिक इशू दो तरह से लाया जाता है। मतलब जब पब्लिक को शेयर सेल किए जाने वाले, सिक्योरिटी सेल की जाने वाली है, तो वो दो फॉर्म में आती है। एक हो गया आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हम आईपीओ कह रहे हैं, और दूसरा हमारा क्या हो गया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बेसिकली इसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहते हैं और फर्दर पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। तो अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर रिफर्स टू द ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जो ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, वो अपना पहली बार क्या लाने वाली है, अपना इशू लेके आ रही है पब्लिक के लिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है पब्लिक इशू के अंदर। और पब्लिक इशू का मतलब क्या हो गया कि जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाएंगी वो किसको की जाएंगी, पब्लिक को की जाएंगी। पब्लिक को सिक्योरिटीज़ कौन इशू कर सकता है, अपने शेयर्स को, अपनी चीज़ों को सेल पब्लिक को करना, मतलब पब्लिक से कैपिटल रेज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास होती है। राइट, तो ये जो पब्लिक कंपनियां होती हैं ना, वो दो तरीके से हो जाती हैं। कुछ पब्लिक कंपनियां आपकी लिस्टेड होती हैं, कुछ पब्लिक कंपनियां अनलिस्टेड होती हैं। यहाँ लिस्टेड अनलिस्टेड का मतलब समझिएगा। लिस्टेड या अनलिस्टेड का मतलब होता है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है ना, बीएससी है, एनएससी है, तो ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उनमें इन कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो लिस्टेड हो जाते हैं, मतलब उसमें लिस्टिंग होती है उन सिक्योरिटीज़ की। जब जिस कंपनी के शेयर्स या जिन कंपनी की सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर उनका नाम हो जाता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग उस मार्केट के थ्रू पॉसिबल हो पाती है, वो सारे के सारे हमारे लिस्टेड कहलाते हैं। ठीक है, और जिन कंपनी की सिक्योरिटीज़ नहीं रजिस्टर हुई हैं, है ना, जहाँ बीएससी या एनएससी जो भी स्टॉक एक्सचेंज हमारा वहाँ पे नहीं हुई हैं, उनको हम कहते हैं अनलिस्टेड, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी पहली बार कंपनी अपने शेयर्स को लेके आ रही है, पहली बार अपनी कंपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक के लिए लेके आ रही है। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे पब्लिक कंपनी जो होती है वो कैसी होती है, अनलिस्टेड होती है। इसी के बाद कंपनी के जो शेयर्स हो जाते हैं वो लिस्टेड हो जाते हैं, मतलब इसी टाइम फेज में वो लिस्टिंग होती है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब वो सिक्योरिटीज़ को जो हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और ये कैसी होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियाँ होती हैं। आईपीओ जनरली कौन सी कंपनियां लाती हैं, जो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी होती हैं, जो फर्स्ट टाइम कंपनी अपना वर्कआउट, जो अपना शेयर्स है वो पब्लिक को ऑफर कर रही है। मान लीजिए कि वो इस्टेब्लिश है, पर इसके पहले वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं रही कि वो पब्लिक से पैसा रेज कर पाए, कैपिटल रेज कर सके। तो वो फर्स्ट टाइम कैपिटल जो है पब्लिक से रेज करने आ रही हैं, तो उनको भी हम यंग कंपनीज ही कहेंगे। ठीक है, तो आईपीओ जो फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज़ को सेल करके कैपिटल रेज करने वाली होती हैं, वो कंपनियां लेके आती हैं।
इसी आईपीओ के लिए ही जो अंडरराइटिंग सर्विस है ना वो ऑफ़र की जाती है। क्योंकि देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफ़र मतलब आप पहली बार पब्लिक को अप्रोच कर रहे हो कि आपकी सिक्योरिटीज़ को वो परचेज़ करें, तो आप श्योर नहीं है ना कि वाकई में पब्लिक आपकी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करेगी कि नहीं, आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी कि नहीं, इसको परचेज़ करेगी कि नहीं, उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी कि नहीं। इन्वेस्टर्स को बिलीव भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई अपने पैसे इसमें लगा दीजिए, ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, तभी तो वो आपके परचेज़ करेंगे शेयर्स या आपकी सिक्योरिटीज़ परचेज़ करेंगे। तो उस वक्त क्या है, रिस्क है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्रोच करने जा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो के लिए ही अंडरराइटिंग की सर्विस अवेलेबल होती है। तो ये अंडरराइटिंग का जो इंटरमीडियरी कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली आईपीओ में ज़्यादा वर्कआउट होता है। अब हम बात करते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र की या फर्दर पब्लिक ऑफर्स की। तो जब भी कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटीज़ आईपीओ लाने के बाद लाती हैं, मतलब हम ये कह लें कि जब एक पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड है, क्योंकि आईपीओ के बाद तो लिस्टेड हो जा रही है, तो जब भी एक कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है और वो एक्स्ट्रा एडिशनल सब्सिक्वेंट कैपिटल पाने के लिए, कैपिटल को रेस करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है पब्लिक को, तो उसको हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बेसिकली समझिएगा, आप मान लीजिए सपोज करिए एबीसी कंपनी थी, तो एबीसी कंपनी पहली बार क्या कर रही है, पब्लिक को अप्रोच कर रही है अपना पैसा लाने के लिए, पब्लिक से पैसा लेगी कैपिटल रेज करने के लिए। तो अभी वो क्या है, अभी वो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करने के लिए जाने वाली है। तो ऐसे सिनेरियो में भी वो अनलिस्टेड है, पब्लिक को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब पब्लिक कंपनी है। इससे पहले हो सकता है कि वो पहले से स्टैब्लिश्ड कंपनी हो लेकिन पब्लिक को अप्रोच नहीं की हो, तो इसका मतलब वो कैसी कंपनी रही होगी, प्राइवेट कंपनी रही होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले पाती हैं। तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पब्लिक कंपनी बन रही हो, या आप ये कह लीजिए कि पब्लिक के फॉर्म में वो स्टैब्लिश हुई और फर्स्ट टाइम वो कैपिटल रेज करने जा रही है। तो अब ये एबीसी कंपनी पब्लिक को अप्रोच करने गई पैसा लेने के लिए। इस वक्त जो शेयर्स वो इशू किए, वो जब वो इशू करके पैसा रेज करने वाले, उसको वो बोलेंगे कि हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। एबीसी कंपनी क्या बोलेगी, हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, राइट। अब मान लीजिए उन्होंने आईपीओ ला दिया, तो कंपनी लिस्टेड हो गई, कंपनी का वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग हो गई। अब वो क्या बन गई, लिस्टेड पब्लिक कंपनी बन गई। पब्लिक कंपनी तो है ये, तभी तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए एलिजिबल है। तो अब ये क्या हो गई, लिस्टेड। अब मान लीजिए एबीसी कंपनी को फिर से पैसा चाहिए और कैपिटल चाहिए और एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। अब ये वापस से नए शेयर्स लेके आ रही है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, कि ये फिर से लेके आ रही है कि पब्लिक इसको खरीद ले। अब ये जो बोलेगी ना, तो वो क्या बोलेगी कि हम एफपीओ लेके आ रहे हैं, वो आईपीओ नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी, एफपीओ लेके आ रहे हैं। मतलब जब सब्सिक्वेंट कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आप रेज करते हो और आप कैसे हो, आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, तो हम उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। सो एग्जिस्टिंग कंपनी मेक्स अनदर इशू, मतलब एडिशन टू आईपीओ। आईपीओ आ चुका है उनका, आईपीओ आने के बाद एडिशनल कैपिटल रेज करने के वापस से शेयर इशू कर रही होंगी। काफ़ी टाइम बाद भी कर सकती हैं, जब भी करना हो, लेकिन वो अगर आईपीओ फर्स्ट टाइम का हुआ, उसके बाद जो भी वो नया शेयर्स इशू कर रही हैं पब्लिक को, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एफपीओ कहलाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। और आप अभी जो न्यूज़ में आप देख रहे हैं, जैसे अडानी ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप क्या है, वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है ना, वो आपका जो है एग्जिस्टिंग कंपनी है, और एग्जिस्टिंग कंपनी होने के साथ वो क्या कर रही है, वापस से अपने शेयर्स इशू कर रही है। जब वो वापस से शेयर इशू कर रही है, क्योंकि आईपीओ तो ला नहीं रही होगी, वो पहले ही ला चुकी थी, तो अब वो जो भी शेयर्स वो इशू कर रही है, तो उसको ये लोग क्या कहेगी कि वो एफपीओ ला रही है ना, क्योंकि वो फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला रही है। इसी तरह अडानी नहीं, कोई भी कंपनी हो, क्योंकि अडानी की एग्जांपल इसलिए ले क्योंकि अभी उनका रिसेंट न्यूज़ में है कि उन्होंने जितने भी एफपीओ लाए थे उसको वापस ले लिए, उसको कैंसिल कर दिया। इसका मतलब उन्हें एडिशनल कैपिटल चाहिए थी, उन्होंने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू किए पब्लिक से, पैसा आ गया उनके पास, लेकिन उनको कुछ भी लगा, जो भी रीज़न रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कैपिटल, और उन्होंने क्या कर दिया, सारे इन्वेस्टर्स के पैसे को वापस कर दिया और अपने शेयर्स को रख लिया कि हमें नहीं चाहिए। तो दैट इज़ योर एफपीओ को वापस लेने की बात हुई, जो कि भी आपने न्यूज़ में सुना। तो एफपीओ टर्म आप बहुत ज़्यादा इस वक्त सुन रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब एडिशनल कैपिटल के लिए एक्स्ट्रा शेयर्स और न्यू शेयर्स इशू किए जा रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एफपीओ। ये कंपेयर टू आईपीओ लेस रिस्की होता है। क्यों लेस रिस्की है, क्योंकि इस वक्त तक जब आईपीओ आता है ना, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को ज़्यादा लोग नहीं जानते, पब्लिक में उसकी इमेज नहीं होती है ना, ये पब्लिक उसको अच्छे से समझ नहीं रही होती कि कैसी कंपनी है। तो ऐसे में कोई उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा कि नहीं, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा कि नहीं, तो रिस्क रहता है। लेकिन एफपीओ में वो एग्जिस्टिंग कंपनी बन चुकी है, मतलब ऑलरेडी उसने शेयर्स इशू किए होंगे, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही होगी, जैसा भी परफॉर्म कर रही होगी, कर रही है। तो इस वक्त कोई उसे नहीं पहचानता, ऐसा सिनेरियो नहीं होता है। तो एफपीओ क्या हो जाते हैं, कम रिस्की होते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो इस वक्त इस पोजीशन में होते हैं कि उस कंपनी को वो एनालिसिस कर पाएँ कि कैसी है वो कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइट इशू। सो ये जो सिक्योरिटीज़ लाई जा रही है ना, इन पे एक राइट क्रिएट है। राइट है मतलब किसी का हक है। तो ये जो राइट इशू आता है, राइट है मेरा राइट है, तो मेरे ये किसी के पावर में है। पावर इन द सेंस क्या हुआ, अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जब भी कंपनीज राइट इशू लेके आती हैं मार्केट में, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब जैसे ABC कंपनी थी, ABC कंपनी के शेयर्स मिस्टर वाई ने परचेज करके रखे थे, तो वो क्या कहलाएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो अब ABC कंपनी नया शेयर ला रही है, तो वो कैसा ला रही है, राइट इशू ला रही है। तो कैसे क्या कहेगी कि जो ये वाई लिमिटेड है, वाई है पर्सन जिन्होंने उनके शेयर्स ऑलरेडी ले रखे हैं, तो क्या बनेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। उनको इनवाइट कर रही है कि हम और शेयर्स लेके आ रहे हैं, एडिशनल नए शेयर्स लेके आ रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने में हम सबसे पहले आपको हक दे रहे हैं, मतलब आपका हक है कि आप इसे परचेज कर लीजिए। तो जब कंपनीज इन्विटेशन देती हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी, तो दैट इज व्हाट, राइट इशू। सो राइट इशू मीन्स ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग मेंबर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे जब राइट इशू लाया जाता है ना, तो जैसे जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं और मैं कह रही हूँ कि मैं नया शेयर इशू करने जा रही हूँ, तो पहला हक आपका बनता है ना। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो हर शेयर होल्डर अलग अलग शेयर लेके बैठा होगा, तो हम जो नया शेयर लाएंगे किसको कितना देंगे, तो किसको कितना देंगे ये जो बात होती है वो कैसे डिसाइड होती है, वो प्रो रेटा बेसिस पे डिसाइड होती है। वो क्या मतलब हो गया कि सपोज करिए वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस रेशियो में लेके आ रही है। सपोज करिए उसने कह दिया कि 2:5 का रेशियो है। 2:5 का रेशियो क्या मतलब निकला कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके हर 5 शेयर के बदले जो नया शेयर उनको अलॉट किया जाएगा वो 2 शेयर अलॉट किया जाएगा। तो प्रो रेटा बेसिस इनका ये हो गया कि 5 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास अगर जितने भी शेयर्स हैं वो 5 से आप डिवाइड कर दो, तो जितना आया उतना उनको दूना मिलेगा, मतलब उतने के 2 शेयर्स मिल जाएंगे। समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 शेयर्स थे, तो 10 शेयर्स हैं और मैंने कहा 2:5 का आ रहा है, तो हर 5 के बदले 2 शेयर्स अलॉट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 10 शेयर है तो आपको कितने शेयर मिलेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया आपने, आपको कितने आ गए 2, और आपको हर उसके लिए 2 शेयर्स मिलने वाले, तो 2 2 ज़ा 4, आपको कितने शेयर्स राइट शेयर में मिलेंगे, 4 शेयर्स मिलेंगे। तो 10 आपके पहले के थे, 4 और आपको राइट इशू मिल गया। इसी को बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस बोलते हैं, है ना। आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग वो रेशियो में लेके आती हैं। अब ये 2:5 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है। देखिए राइट इशू आने का मतलब ये नहीं कि अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो राइट एक्सरसाइज करना ही है, मतलब उनको वाकई में मेरे पास हक तो है पर मुझे इस हक को यूज़ करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर के पास चॉइस होती है कि वो इन स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी राइट इशू लाया जाएगा ना, तो जितना वो मार्केट के लिए है ना, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेम प्राइस में नहीं मिलेगा। आप कहते हो ना कि हम तो आपके पुराने लोग हैं, हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो सेम वे यहाँ पे भी होता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जब उनको ये राइट इशू ला के दिया जाता है कि मतलब आपका हक पहले बनता है, आप इसे पहले परचेज कर लीजिए, तो उनको मार्केट प्राइस पे नहीं दिया जाता है, उनको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर किया जाता है ना। मतलब जिस भी प्राइस पे वो मार्केट में लेके आने वाली है उससे कम के प्राइस पे उनके लिए ऑफर किया जा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं कि हम राइट इशू लेके आ रहे हैं, हम नया इशू लेके आ रहे हैं, हम आपको राइट इशू है आपका कि आपको हक दे रहे हैं तो आपको हमेशा के लिए दे दिए, नहीं। इसके लिए हमने कुछ टाइम पीरियड दे दिया कि इतने टाइम पीरियड के अंदर जो जो इंटरेस्टेड हैं, जो जो इस राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो हमें इन्फॉर्म कर दें। तो वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड फिक्स करते हैं। अगर उस टाइम पीरियड तक आपने नहीं बताया तो उसके बाद वो मार्केट में चला जाएगा, मतलब जनरल पब्लिक के लिए ऑफर हो जाता है। तो ये आपका होता है राइट इशू, राइट। इस राइट इशू के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोसीजर वगैरह या रूल्स, या राइट इशू होता कैसे है, क्या है, वो सब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 में बताया गया है, और सेक्शन 62 ही इसको पूरा डील करता है राइट इशू के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं किसकी, बोनस इशू की। देखिए बोनस इशू में क्या हो गया, बोनस इशू एक्चुअली क्या होती है, ये एक तरीके से गिफ्ट होती है किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्योंकि ये बोनस इशू जब भी लाया जाता है ना, तो वहाँ पे कोई नई कैपिटल मिलती नहीं है। देखिए जब राइट इशू लाया गया तो हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई आप इसे खरीद लो और हम आपको कम प्राइस में इसको दे देंगे, आपका हक बनता है इसलिए पहले आप खरीदो। जब आप नहीं खरीदोगे, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपने इसको एक्सरसाइज नहीं किया, तब जाके ये पब्लिक को ऑफर होने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने एक्सरसाइज कर लिया और आपने खरीद लिया, तो क्या होगा, कंपनी को कैपिटल मिलेगी ना। आपने जब परचेज किया तो आपने उसको
दिया, कंपनी को कैपिटल दिया। जो बोनस इशू होता है ना, उसमें कंपनी को कोई कैपिटल मिलती नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं एक्स्ट्रा मिल जाते हैं शेयर होल्डर्स को, मतलब उनको एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा शेयर्स फ्री में अलॉट किए जाते हैं बिना किसी कॉस्ट के, मतलब उनसे कोई भी कैपिटल रेज नहीं होती है। इसीलिए बोनस इशू में नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ते हैं पर क्या नहीं होता है, कैपिटल इंक्रीज नहीं होती है ना। तो एडिशनल शेयर्स गिवन टू करंट शेयर होल्डर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, जो करंट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एडिशनल शेयर्स दे दिए जाए। आपके पास 10 थे, आपको 5 और शेयर्स अलॉट कर दिए गए, आपके पास 4 शेयर थे, आपको एक और शेयर दिया गया। यहाँ पे भी वही रेशियो होता है, वो रेशियो भी कंपनी डिसाइड करती है और कंपनी टू कंपनी और टाइम टू टाइम ये वेरी करता है ना, कि वो क्या डिसाइड करे कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किस तरीके से गिफ्ट करना, मतलब 2:1 के रेशियो में देना, 1:2 के रेशियो में देना, कि हर 2 के बदले 1 एडिशनल शेयर आपको मिल जाएगा। तो जैसे भी उन्होंने डिसाइड करना है, तो ये क्या हो गया, एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन उस जो एक्स्ट्रा शेयर आपको दिया जाएगा उसके बदले कोई कैपिटल आप नहीं देंगे। और बोनस इशू के रिगार्डिंग जो भी नॉर्म्स और प्रोविजंस है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 63 में बताए गए हैं। देखिए, ये जो राइट इशू है, बोनस इशू है ना, ये सारे, या ईसॉप की बात कर ले, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप कहते हैं उसको, तो ये सारे की क्या है, प्रिविलेज सब्सक्रिप्शंस है। समटाइम्स आप कुछ बुक्स को प्रेफर करेंगे तो वहाँ पे ये राइट इशू बोनस इशू नहीं लिखा होगा, सीधे सीधे लिख देते प्रिविलेज सब्सक्रिप्शन। अब प्रिविलेज सब्सक्रिप्शन के अंदर राइट इशू भी आ गया, बोनस इशू भी आ गया, ईसॉप भी आ गए, सारे के सारे आ गए, जो कि किसी न किसी कंडीशन के साथ शेयर्स इशू किए जाते हैं। बेसिकली ये सारे वो टाइम होते हैं जहाँ पे कुछ कंडीशन के साथ शेयर इशू करते हैं, है ना। यहाँ ईसॉप में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को, ईसॉप क्या होता है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यहाँ एम्प्लॉयज़ को शेयर बनाया जाता है, मतलब अच्छे एम्प्लॉयज़ को ये कहा जाता है कि अब हम आपको अपने शेयर्स सेल करना चाहते हैं, आपको शेयर्स हम अपने देंगे कंपनी के। पुराने एम्प्लॉयज़ को एज अ गिफ्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे उनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, है ना। वहाँ राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स देने की बात की जा रही है, उनको राइट दिया जा रहा है और विद कॉस्ट, मतलब उनसे पैक कैपिटल लिया जाएगा। बोनस इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर दिया जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। ईसॉप में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ एम्प्लॉयज़ की बात की जाती है, एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी जो एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू किया जाता है ना, वो भी एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए होता है और डिस्काउंट के साथ होता है, कि डिस्काउंट आपको, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और यहाँ पे होता है कि इतना टाइम पीरियड आपने सर्विस दे दी, ये आपका वेस्टिंग पीरियड है, इस तरह से इसमें कई कंडीशंस होती हैं। तो ये सब क्या है, ये प्रिविलेज सब्सक्रिप्शन होते हैं। ईसॉप में भी कैपिटल रेज हो जाती है कंपनीज़ को, है ना, लेकिन सिर्फ बोनस शेयर में नहीं होती है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट की। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी जो होती है अपनी सिक्योरिटीज़ को जो ऑफर करती है उन्हें स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को कहते हैं, मतलब उनको इशू करती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब अपने शेयर्स को प्राइवेटली प्लेस कर दे रही हैं, जिसको देना है आराम से ईजिली सीक्रेट वे में उनको दे रही हैं, है ना। वो पब्लिक को ऑफर नहीं किया जा रहा, वो प्राइवेटली किसी ग्रुप को अलॉट किया जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को ये अलॉटमेंट हो रही है। तो सच सिक्योरिटीज़ में भी बॉन्ड, स्टॉक, अदर सिक्योरिटीज़ कुछ भी हो सकता है। एंड द इन्वेस्टर कैन बी बोथ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल। किसी प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही है तो कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या कुछ कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है जिसको वो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, मतलब प्राइवेटली उन शेयर्स को प्लेस कर दिया जा रहा है कुछ स्पेसिफिक जोन में। तो ये इंस्टीट्यूशंस बैंक भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट में जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं ना कि ये वर्क है, ये करना है, ऐसा करना है, वो कंपैरिजन टू पब्लिक इशू क्या होता है, कम होता है यहाँ पे, है ना। और ये कम कॉस्ट में भी होता है और टाइम भी कम इसको लगता है, क्योंकि ये प्राइवेट है। जैसे हमको पता है कि हमें सिर्फ कुछ लोगों को अपना इशू करना है, तो जैसे मैं कंपनी हूँ तो मैंने 20-25 लोगों को या 30 लोगों को हाईलाइट कर लिया कि मैं सिर्फ इन्हीं के लिए शेयर इशू करूँगी, सबको नहीं जाएगा। तो जब स्पेसिफिक लोग हैं, स्मॉल नंबर में वो इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैं टारगेट कर रही हूँ, जिनको मैं बोल रही हूँ, तो अब क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगी और मुझे सबको ऑफर करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट, मीडिया कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब भी यहाँ नहीं लगने वाली हैं, यहाँ स्पेसिफिक होने वाला है। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्राइवेट प्लेसमेंट कहता है ना। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जब की जाती है ना तो 2 तरीके से की जाती है। समटाइम्स ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तरीके से की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ प्रेफरेंशियल इशूज डील्स विद द इशूइंग सिक्योरिटीज सेलेक्टेड और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज डन ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। बेसिकली
हम प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाले, हम कुछ ही लोगों को, कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्राइवेटली अपने शेयर्स इशू कर देने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का क्या मतलब निकला कि हम कुछ स्पेसिफिक लोगों को अलॉटमेंट देंगे। मतलब जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर सी, मिस्टर डी को जाएगा, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहाँ पे होती है। यहाँ पे जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है मतलब प्रेफरेंस दी जाती है कि इन्हीं को दे देंगे हम, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी प्रेफरेंस कर दे रहे हैं हम, तो वहाँ पे ध्यान क्या देने वाली बात होती है, जो प्राइस इनको होती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जो प्राइसेस होती है ना, वो क्या होता है, वो प्राइस नहीं होती जो मार्केट में कोट की जा रही है। जो मार्केट में जिस रेट में जा रहा है, मान लीजिए मार्केट में 100 में जा रहा है तो 100 ही प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सेम कोटेड नहीं होती हैं। तो होती कितनी प्राइस है ये, क्या वो कम होती है? नहीं, कम होने की बात नहीं। वहाँ पे क्या कहा जाता है कि आपकी जो क्लोजिंग प्राइस है, मतलब आपका जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसका एवरेज लेंगे। हाई प्राइस कितना गया था और लो प्राइस कितना गया था, वो वीकली हम करके एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस बढ़ी तो कितनी बढ़ी और गिरी तो प्राइस कितनी गिरी, दोनों को एवरेज निकाल लेते हैं। तो अब जो आप इशू करने वाले हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले हो ना, इस एवरेज प्राइस से कम के रेट पे, कम के प्राइस पे आप अलॉट नहीं करोगे शेयर्स, इससे ज़्यादा ही प्राइस होनी चाहिए, राइट। तो हम एवरेज वीकली बैलेंस करते हैं, एवरेज बैलेंस निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं उनकी हाई और लो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे, और उसके बाद जो आती है एवरेज प्राइस जो हमारी आती है उससे ज़्यादा पे ही हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी बिल्कुल भी प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह होता है, पर यहाँ पे देखिए हम जो ये प्लेसमेंट करने वाले, मतलब हम जो प्राइवेटली अपने शेयर्स को प्लेस कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, वो किनको देने वाले हैं, यहाँ पे एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन होगी। मतलब यहाँ इंडिविजुअल नहीं, जैसे अभी आपने देखा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इंडिविजुअल वगैरह हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ही होगी, है ना, जिनको हम अपने शेयर्स अलॉट करने वाले हैं। और ये कैसी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्वालिफाइड होंगी। तो बेसिकली वेयर अ लिस्टेड कंपनी इशू सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स और पार्टली और होली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, है ना, तो वो जाके आपका क्या बनता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बनता है। मतलब समझिएगा इसको कि जब जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा पॉइंट समझ लीजिएगा कि ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, है ना, ये पेंशन स्कीम्स जो आती है, पेंशनर्स होते हैं, ये सब कोई भी हो सकते हैं। बेसिकली जिनके पास फंड ज़्यादा है ना, जिनको फंड ज़्यादा मिलता है, ये सेवी के हिसाब से रेगुलेटेड होते हैं, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ये क्वालिफाइड होते हैं, मतलब वो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं, QIB बन जाते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्हीं इन्वेस्टर्स को क्या करती हैं कंपनियां, अपने शेयर्स को दे देती हैं। कौन सी कंपनी होंगी, लिस्टिंग कंपनी। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहली बार तो आ नहीं रहा है, तो जो पहली बार नहीं आ रहा तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो अगर एक बार आ चुका है शेयर्स तो मार्केट में वो लिस्टिंग हो चुकी है उनकी, तो ये कैसी कंपनियां होंगी, लिस्टिंग कंपनियां होंगी। ये अपनी जो कैपिटल इशू करने वाली हैं, ये जो सिक्योरिटीज़ इशू करनी, वो सिक्योरिटीज़ क्या होगी, वो इक्विटी की फॉर्म में होगी। ऐसी इक्विटी जो प्योरली इक्विटी शेयर्स हो या कन्वर्टेबल हो, मतलब ऐसा कोई डिवेंचर जो इक्विटी में कन्वर्टेबल हो, मतलब इस तरह से वो कन्वर्टेबल हो, तो उन्हीं को ये क्या कर सकती हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को सेल करती हैं। QIB यही इन्वेस्टर्स होते हैं जो इसमें पैसा लगाते हैं, और इससे कंपनीज़ को पैसा तुरंत मिल जाता है, कंपनीज़ के लिए कैपिटल तुरंत आ जाती है, राइट। अब ये इनका काम होता है कि उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये इस तरह से भी पूरा प्राइमरी मार्केट का जो पूरा इश्यूज़ है वो मैनेज होता है और इश्यूज़ लाए जाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।